चलो शुरू करते हैं। देखिए तो चैप्टर का नाम जो आज शुरू करना है दैट इज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। यहां किसी भी वर्ड के साथ जब आईएसएम लग जाता है ना, ये गौर करने वाली बात है, तो उसका मीनिंग एक सोच हो जाता है, विचारधारा हो जाता है। मान लो एक वर्ड लिख रहा हूं मैं नेशन, ठीक है, अगर इसके साथ नेशनलिज्म नेशनल लगा देता हूं, पहले सॉरी नेशनल लगा दिया, ठीक है, ये कंट्री को डिपिक्ट करता है। पर अगर इसके साथ मैं आईएसएम लगा दूं नेशनलिज्म, तो एक सोच हो जाएगी, विचारधारा हो जाएगी। उसी तरह ये चैप्टर बताता है जर्मनी के बारे में, और जर्मनी में जिस विचारधारा को ऑप्ट कर लिया था, नाजी विचारधारा को ऑप्ट कर लिया था, ठीक है, उसकी बात करता है ये चैप्टर। और किस हिस्ट्री की स्टोरी को बताएगा, द स्टोरी ऑफ एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जिसे विक्टिम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, विक्टिम नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, गिल्टी ऑफ वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के कारण ही हुई है, ठीक है। इस बंदे ने इकोनॉमिकल क्राइसिस को यूज करते हुए अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी बना लिया था जर्मनी की, ठीक है। भी लोगों की हालत बुरी थी, लोगों के मन में गुस्सा था, ठीक है। जर्मनी में हिटलर से पहले डेमोक्रेसी थी, पर इस बंदे ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर करके वहां डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी थी। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं। ये वैसे ही बड़ी अजीब सी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई है, इट वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड कंटिन्यूड अप टू 1918, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो यहां पर इस टाइम के दौरान, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के दौरान, जो जर्मनी था, जर्मनी एक मोनार्की स्टेट थी, ठीक है, राजा का राज था, एंड वेल टू डू स्टेट थी, अच्छी तरह इकोनॉमिकली साउंड स्टेट थी। अब राजा को पता नहीं क्या सोचा, भी यार फ्री बैठे हैं, बढ़िया पैसा है, लड़ाई खेल लेते हैं, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडक्ट हो गया। एंड दे सपोर्टेड अदर एक्सिस पावर्स, अदर उनके साथ जो उस एरिया की शक्तियां थी, जैसे इटली हो गया, उन्हें सपोर्ट किया और पंगा ले लिया इन्होंने अलाइड पावर से, जैसे जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका थे। तो बुराई का हाल एंड बुराई होता है डेफिनेटली, और जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार गया, ठीक है। हारने के बाद इसका सच में इकोनॉमिकली बहुत बुरा हाल हो गया था, पर एक खास चीज हुई, नुकसान दोनों ग्रुप्स का हुआ था। देखो, जो कंट्रीज हार गए थे उनका तो नुकसान क्लियरली हमें नजर आता है कि नहीं आता, भी उनका नुकसान हुआ था, चाहे इकोनॉमिकली लगा लो, मिलिट्री लगा लो, या कुछ भी। पर जो कंट्रीज जीतने वाले थे, नुकसान उनका भी हुआ था। पूछिए कैसे, ठीक है, क्योंकि उन कंट्रीज ने ये वाली लड़ाई, ये वाला युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है, अपने बेस्ट हथियार यूज किए। अब हथियार फ्री में तो बनते नहीं, ठीक है, अब इतने वेपन्स यूज करोगे तो उन कंट्रीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और इससे ज्यादा खतरनाक चीज क्या हो गई थी कि 1917 में अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होना पड़ा, ठीक है। उसका कारण बड़ा सिंपल था, क्या था कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थे, उन्होंने अमेरिका से या अमेरिकन बैंक से लोन ले रखे थे बहुत ज्यादा। अगर वो कंट्रीज हार जाते तो अमेरिका के लोन डेफिनेटली डूब जाने थे, पता है ना। तो इसीलिए यूएसए को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसी एंगल से एंटर करना पड़ा, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो उसने सीधा एटम बम भी गिरा दिया था, ठीक है। तो ये थी। अब क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद जो मोनार्क थे जर्मनी के,
उन्होंने अपनी पोस्ट को एब्डिक्ट कर दिया। एब्डिक्ट मतलब छोड़ दिया, और सारी की सारी पावर्स किसको दे दी? पार्लियामेंट को। ठीक है, अपने आप को उससे निकाल लिया। ठीक है, चलो मैं एक एक करके इसका पॉइंट लिखता हूं। सबसे पहले लिखते हैं, हेडिंग आएगा द बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वाइमार रिपब्लिक, ये क्या थी जी? तो जल्दी जल्दी आप नोट कर सकते हो। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में स्टार्टिंग जब 1914 को शुरू हुई थी, स्टार्टिंग टाइम में जर्मनी को काफी ज्यादा लीड मिल रही थी। उसने फ्रांस के कुछ एरियाज और बेल्जियम के कुछ एरियाज को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि 1917 में यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन में एंट्री की। ठीक है, अब यूएसए का जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में यूएसए ने पार्टिसिपेट किया था, वो लीड करना शुरू कर गए। मैं लिख देता हूं, Germany occupied some parts of France and Belgium in the early years of वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, दूसरा, एज यूएसए एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर वन in 1917, it became a dominant power। तो जैसे ही यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया, ये डोमिनेट करने लगी पावर। ठीक है, उनका ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या था जी? जब अब जर्मनी हार गया, जर्मनी के हारने के बाद जो किंग था वहां का, जर्मनी का किंग था, उसने अपनी राजगद्दी त्याग दी, एब्डिक्ट कर दिया, और सारी की सारी पावर किसको दे दी? जो वहां की पार्लियामेंट थी, इलेक्टेड पार्लियामेंट थी। ठीक है, और उन्हें रूल करने के लिए बोला। ठीक है जी, लिख लेता हूं, आफ्टर डिफीट the German king left his power and gave opportunity to the parliament। ठीक है, नेक्स्ट, अब हार तो गए जर्मनी वाले, और दूसरा जो ग्रुप था वो जीत गया। पर मैंने जिस तरह से आपको बताया था, दोनों के दोनों ग्रुप, जो जर्मन ग्रुप था और जो अमेरिका वाला ग्रुप था, दोनों ग्रुपों को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है,
जीतने वालों को भी ऑलमोस्ट उतना नुकसान हुआ था और हारने वालों को भी। अब नुकसान की भरपाई कैसे हो, अब हुक्म किसका चलेगा, उसका जो जीता है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है, वर्साइल नाम की जगह पर, वर्साइल तो पता ना आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, वहां पर एक समझौता, एक संधि साइन की गई और वो बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग संधि थी जर्मनी के लिए। संधि में था क्या, वार कंपनसेशन के लिए उनसे ह्यूज अमाउंट में उन पर फाइन लगा दिया गया, फ्रांस की तरफ से, बेल्जियम की तरफ से, या जितने मित्र राष्ट्र उनकी तरफ से, ठीक है। उनके जर्मनी के बहुत सारे कोल की माइंस पर कब्जा हो गया, आयरन की माइंस पर कब्जा हो गया, जर्मनी को देने पड़े, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग संधि थी जिस पर साइन किसने किए थे, जर्मनी की तरफ से वो साइन किए थे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सेटअप हो गई थी राजा के अपनी सीट छोड़ने के बाद, उसने साइन किया, ठीक है। मैं लिख दूं, ठीक है। National Assembly was met at the National Assembly was met at Weimar and formed a फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वाइमार नाम की जगह पर फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी जर्मनी, ठीक है। ऊपर वाला रब कर रहा हूं मैं एक बार, this government signed the Treaty of Versailles which was very insulting treaty, ठीक है। This made German democratic government very unpopular, ठीक है। जो ट्रीटी वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट ने साइन की थी, उस ट्रीटी के कारण ये गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जर्मनी की, बहुत ज्यादा अनफेमस, अनपॉपुलर हो गई थी। अब क्यों हुई थी, क्योंकि ट्रीटी में टर्म्स एंड कंडीशन ही ऐसी थी, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रीटी Germany have to left 13% of its territories, 75% of its iron mines and 26% of its coal reserves to France, Poland, Denmark and Lithuania, ठीक है। लिख दूं,
according to this treaty, Germany had to give 30% of its territories %75 of iron mines and 26% of its coal mines to France, Poland, Denmark and Lithuania। ठीक है, तो इतना कुछ जर्मनी को खो देना पड़ा आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इसके बिना जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे Germany was forced to pay 6 billion pound to किसे पे कर देते हैं इन्होंने, अलाइड पावर्स। एज वार कंपनसेशन। ठीक है, ये ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी हुई थी और जर्मनी ने इसे साइन किया था। ठीक है, और इसके कारण जर्मनी का इकोनॉमिकली, टेरिटोरियली एंड इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स बहुत ज्यादा लॉस हो गया था। जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर जर्मनी में सेटअप हो गई थी, जिन जिन ने इस पर साइन किया था, जिस गवर्नमेंट ने किया था, वो लोगों में बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई। ठीक है, ये थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल, द वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के इफेक्ट्स कौन से थे, पहले वैसे रब कर देता हूं। ये समझ आ गया, इसमें डाउट तो नहीं कोई? ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ही हमें क्लियर है कि हर एक वार के बाद कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। यूरोप पर क्या इफेक्ट हुआ, होल यूरोप became a debtor country, debater continent। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट था, ये मेन क्रेडिटर कंट्री था, लोगों को लोन दिया करता था। पर वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद
यूरोप की इकोनॉमी, यूरोप के जितने भी उसमें कंट्रीज थे वो इकोनॉमिकली डाउन चले गए और उन पर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। ठीक है। दूसरा, द नोशन, क्या बोला जा सके, द फिलोसफी ऑफ नैरो नेशनलिज्म emerged। ठीक है। नैरो नेशनलिज्म क्या होता है कि कट्टर देशभक्ति होना। ठीक है। देश के लिए कुछ भी कर देना बहुत बुरी तरह से। ये नैरो नेशनलिज्म एक पॉजिटिव टर्म नहीं है, एक नेगेटिव टाइप की टर्म है। ठीक है। नैरो नेशनलिज्म, देखिए इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि जो हिटलर था, हिटलर बहुत बड़ा देशभक्त था, पर उसमें शॉर्टकमिंग कहां पे थी? वो किस आइडिया को फॉलो करता था? नैरो नेशनलिज्म, सिर्फ अपने ही देश को प्रमोट करना, अपने ही टाइप के लोगों को प्रमोट करना, दैट इज कॉल्ड नैरो नेशनलिज्म। ये वाला जो आइडिया है ये बहुत ज्यादा सुपीरियर होता गया, अपनी पावर इंक्रीज करता गया। ठीक है। तीसरा, सोल्जर्स वर most respectful people after World War I। सोल्जर्स को सोसाइटी की किसी भी डिस्कशन में रिस्पेक्टफुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर स्टेज मिलती थी। ठीक है। उनके ही जो शौर्य गाथा के बारे में बात की जाती थी, क्योंकि ये वो इरा आ चुका था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जब नैरो नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जो विचारधारा, इसने बहुत ज्यादा पावर पकड़ ली थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, हालांकि जो बेचारे सोल्जर थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में बहुत बुरा समा देखा था। ठीक है। उन्हें एनिमी की शेलिंग का सामना करना पड़ा, ट्रेंचेस में रहना पड़ा। ठीक है। फूड सप्लाई, फूड चेन कटने के बाद भी उन्हें सरवाइव करना पड़ा। इतनी बुरी हालात थे, रियलिटी ये थी। पर लोगों की तरफ से उन्हें नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के हीरो की तरह प्रस्तुत किया गया, उन्हें ओवर रिस्पेक्ट दिया गया। पर यही चीज किस चीज की तरफ मूव हो रही थी? द वर्ल्ड वाज मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और द वर्ल्ड वाज मूविंग टुवर्ड्स द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है। जो वाइमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, ठीक है, द पीपल, द ग्रुप्स who supported Weimar Republic were socialists, वो सोशलिस्ट थे। ठीक है। कैथोलिक थे। ठीक है। डेमोक्रेट्स थे। वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। ठीक है। वाइमार गवर्नमेंट जो सेटअप हुई थी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में, ये वही वाइमार गवर्नमेंट थी जिसने ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस पर साइन किया था।
और जो लोग इस चीज को सपोर्ट करते थे, उनकी फेवर करते थे, वो कौन थे? सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेटिक। लोगों के मन में इनके प्रति गुस्सा था, ठीक है, नाराजगी थी, और नॉर्मली लोग इन्हें क्या बोल के ट्रीट करते थे? नवंबर क्रिमिनल्स। क्रिमिनल तो समझ आता है, नवंबर क्या? नवंबर में ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है साइन की गई। तो ये सीन बन चुका था इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन, स्पेशली जर्मनी की बात हो रही है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक करना है वो आई थिंक रहेगा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, मैं आप कर दूं पहले से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो रहेगा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ जर्मनी। जैसे हमने अभी तक पढ़ लिया कि जर्मनी की इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब हो गई थी। वाइमार रिपब्लिक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स पहले ही लिख दिए ताकि हमारा लिखने में टाइम ज्यादा ना जाए। तो फर्स्ट पॉइंट, द वाइमार रिपब्लिक वाज अपोज्ड फ्रॉम विदिन द कंट्री एंड रेवोल्यूशनरीज। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये बच्चों, रेवोल्यूशंस वर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। तो वाइमार रिपब्लिक है, सारे के सारे कंट्री में इसका विरोध हो रहा था और बहुत सारे रेवोल्यूशंस है जो जर्मनी में हो रहे थे जगह जगह पे। ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज फॉर्म सेपरेटिस्ट लीग एंड Soviet of workers and sailors were also established in cities। तो ये रेवोल्यूशनरीज की ने ये दो ग्रुप बना लिए थे, पार्टीज बना ली थी। एक का नाम था सेपरेटिस्ट लीग, दूसरे का नाम था सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स। एंड these revolutionaries were inspired by Bolsheviks and they want to set up Russian type of government, socialist type of government in the Germany। ये देखिए, ये वो सेट करना चाहते थे। विरोध किसका हो रहा था? वाइमार रिपब्लिक का। ठीक है, और उनके ऑपोजिट कौन थे? सेपरेटिस्ट लीग के लोग या सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स के। अब वाइमार रिपब्लिक में जो लीडर्स थे, जो गवर्नमेंट में जो लोग थे, वो कौन थे? दे वर द सोशलिस्ट्स, दे वर द डेमोक्रेट्स, दे वर कैथोलिक्स। ये लोग, इन्होंने क्या किया, जब उनका विरोध ज्यादा होने लग गया तो वाइमार रिपब्लिक ने इसे क्रश कर दिया बाय वैटिकन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जो ऑफिसर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी हेल्प लेके, पुराने टाइम में जो बड़े ऑफिसर थे आर्मी के या पुलिस के बड़े ऑफिसर थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प लेके जिन्हें फ्री कॉप बोला जाता था, तो इन ग्रुप्स को इन्होंने क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। इन ग्रुप्स को, सेपरेटिस्ट वालों को एंड सोवियत ऑफ वर्कर्स जो डिमांड कर रहे थे सोवियत टाइप की गवर्नमेंट सेटअप होने की, इसने किया वाइमार रिपब्लिक। ठीक है, द सेपरेटिस्ट्स वर फोर्स्ड टू टेक बैक फुट एंड दे लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो जो सेपरेटिस्ट थे उन्हें मजबूर कर दिया गया वाइमार रिपब्लिक की गवर्नमेंट ने कि वो अपना पैर पीछे खींच ले। पर फाइनली उसके बाद क्या हो रहा है, ये सेपरेटिस्ट थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई। पार्टी का नाम क्या रखा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। फाइन, नेक्स्ट चलते। द इनकॉन्टेबल डिफरेंस केप्ट बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट and because of this they also did not unite to fight against Hitler. The revolutionaries and militant nationalists craved for radical solution। तो क्या था, जो कम्युनिस्ट लोग थे और सोशलिस्ट लोग थे, इनके बीच में विचारों का मतभेद हो गया, जो इन दोनों के इकट्ठे होने में सबसे बड़ी बाधा बना, और ये हिटलर के अगेंस्ट भी
रिवॉल्यूशनरी जो थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, ये रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे वाइमार रिपब्लिक के अगेंस्ट था। ठीक है, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, पैसे की बात कर ले, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट also the situation was grim, बहुत बुरी थी, and country faced economic crisis in 1923 1923 में कंट्री को बहुत बुरी कंडीशन फेस करनी पड़ी इकोनॉमिक स्टेज पर। ठीक है, क्या हुआ, जर्मनी फॉट वॉर ऑन लोन्स। क्यों, जो लड़ाई की थी जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो बहुत सारे लोन ले रखे थे, अब वापस कैसे दे, and had to pay repartitions in gold। अब गोल्ड में इन्होंने सारी पेमेंट वापस करनी थी। ठीक है, जो लोन लिया था ना वर्ल्ड वॉर 1 में, उसकी रीपेमेंट कैसे करनी थी, गोल्ड के रूप में। जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो गोल्ड के रिजर्व है वो खत्म होने शुरू हो गए, डिप्लीटेड होने शुरू हो गए। इन 1923 जर्मनी ने 1923 में आके रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं रीपेमेंट करेंगे लोन्स की। तो फ्रांस ने क्या किया, इंडस्ट्रियल एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिटलर वाला जो क्वेश्चन आएगा तब भी आएगा। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया पर किसने ले लिया, किसके कब्जे में आ गया, फ्रांस के कब्जे में आ गया। क्यों आया, जब जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लोन वापस देने से मना कर दिया गोल्ड के रूप में, तो ये जो इंडस्ट्रियल एरिया उभर वाला, ये फ्रांस को हैंडओवर करना पड़ा। ठीक है, जर्मनी ने हैंडओवर कर दिया फ्रांस को। जर्मनी प्रिंटेड टू मच करेंसी। अब देखो, नोट छापने की मशीन है, किसी बड़े इंसान ने, जब बड़े विद्वान ने सलाह दे दी होगी ज्यादा से ज्यादा नोट छप जाओ, गरीबी खत्म हो जाएगी, काम उल्टा हो गया। Germany printed too much currency notes. That's why the value of German mark, जो जर्मन मार्क था उसकी वैल्यू डाउन चली गई, होनी थी। ठीक है, इन अप्रैल, अब देखो किस तरह से वैल्यू डाउन हुई, देखो बड़ा ये फिल्मी सुनने लगेगी। तो अप्रैल में जो $1 कितने मार्क के बराबर था, 24,000। ठीक है, जुलाई में 3,53,000 मार्क। अगस्त में क्या हो रहा है, 40,21,000 $1 की कीमत। ठीक है, दिसंबर में 9,88,00,000 और 60,000 मार्क इक्वल टू $1। इसके बाद तो ट्रिलियंस में गई है जो है वैल्यू, जो डाउन गई है जर्मन मार्क की। ठीक है, तो इसको, इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को, इनके महंगाई हाइपर बहुत ही बड़े लेवल पे हो रही है, दिस इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो जर्मनी की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, यूएस ने उसे रिकवर करने की या हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने एक प्लान अकॉर्डिंगली, जो जर्मनी को इस क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन से निकालने के लिए प्लान बनाया। उस प्लान का नाम था रिवर्स प्लान, ताकि जर्मनी को बेल आउट किया जा सके इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो जर्मनी की जो क्राइसिस थी ये वाली थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, द इयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या, पूरे वर्ल्ड में 1923 के बाद, 1928 के बाद आर्थिक मंदहाली आई, पूरे दुनिया में आई। ठीक है, उसका जर्मनी पर क्या इफेक्ट था, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं उन सालों की जिस टाइम के दौरान ग्रेट डिप्रेशन रहा और उसका जर्मनी पर क्या असर रहा, पूरी दुनिया में क्या रहा, जर्मनी पर क्या रहा। पॉइंट नंबर 1, द इयर्स बिटवीन 1924 to 1928, these years were somewhat stable, थोड़ा स्टेबल पीरियड माना जा सकता है। बट आफ्टर 1929 तो जर्मनी को या पूरी दुनिया को सीवियर इकोनॉमिक डिप्रेशन को फेस करना पड़ा। कैसे, वॉल स्ट्रीट जो उसकी स्टॉक एक्सचेंज है यूएसए की, इट वाज क्रश्ड इन 1929। क्या हुआ था, सिर्फ 20 अक्टूबर को ही 13 मिलियन लोगों ने, देखिए 13 मिलियन लोगों ने अपने
ग्रेट डिप्रेशन, यही एक ऑनसेट एक कारण बन गया कि अब ग्रेट डिप्रेशन आएगा। ये सिग्नल था, सिग्नल नहीं है प्रॉपर, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। 24 अक्टूबर बिटवीन 1929 टू 1932 जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, ये कितनी रहेगी? हाफ। कितनी कम चलेगी? आधी। फैक्ट्रीज वर शट डाउन, exports fell, farmers were badly hit and speculators withdraw their money from the market। जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपनी मनी मार्केट से बाहर निकाल ली, ठीक है। अब जर्मनी की बात करें, द जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट, बहुत बुरी तरह से हिट हुई थी जर्मनी इकोनॉमी। मैंने लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताया ना कि किस तरह से एक यूएस डॉलर कितने मार्क के बराबर गया। तो इस तरह से बोला जा सकता है जर्मन इकोनॉमी वाज वर्स्ट हिट बाय दिस ग्रेट डिप्रेशन। जर्मनी आस्क्ड शॉर्ट टर्म लोन्स, जर्मनी ने अमेरिका से फिर भी डॉस प्लांट के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म लोन मांगे, बट दे वर आल्सो हेल्पलेस, वो हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद ही हेल्पलेस हुए पड़े थे। अब ये वाले हम पॉइंट्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ग्रेट डिप्रेशन है ये जर्मनी में विजिबल रही है। पॉइंट नंबर 1, बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज reduced 40% on the 1929 लेवल। 1929 के भी 40% तक चला गया है डाउन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और पेड रिड्यूस्ड वेजेस। जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी और या फिर वो कम पैसे में काम कर रहे थे, ठीक है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड रीच 6 मिलियन, कितने पहुंच गए थे? 6 करोड़ के करीब, 60 लाख सॉरी, तो 60 लाख जो लोग थे अनएम्प्लॉयड थे। एज जॉब डिसपियर्ड, जब जैसे जॉब गई, द यूथ टुक टू द क्रिमिनल एक्टिविटी, जब जॉब चली गई तो यंग लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दिया, या उस तरफ मोड हो गए, चले गए, ठीक है। सैलरीड पर्सन थे या पेंशनर थे, उनकी सेविंग भी डैमेज हो गई, खत्म हो गई। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स, ठीक है, उनका बिजनेस भी खत्म हो गया, उनका बिजनेस रुइन हो गया। इनका स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स का। अब ये तो बात कर रहे हैं शहरों की, एग्रीकल्चर फील्ड में भी जो है शार्प फॉल हुआ, शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस। जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है उसके प्राइस में भी बहुत तेजी से गिरावट आई। तो यहां से आपको क्लियरली विजिबल नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जर्मन इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइमार रिपब्लिक कैसे खत्म हो गया, ठीक है, फिगेल ऑफ वाइमार रिपब्लिक, क्योंकि जब इतने बुरे कंडीशन हो गए हो, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज वल्नरेबल टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप। जब किसी गवर्नमेंट की कंडीशन इतनी बुरी हो जाए तो वहां पर डिक्टेटरशिप आती ही आती है, वल्नरेबल हो जाती है। इसी चीज का एडवांटेज लेके जो है एडॉल्फ हिटलर पावर में आ गया, वाइमार रिपब्लिक को खत्म कर दिया गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।